अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को खोल सकते हैं कभी कभी। जैसे मैं ना उनको कन्वर्सेशंस कहता हूँ। जैसे पैसे के बारे में, मनी को लेके कुछ कन्वर्सेशन होगा मन में। मैं उसको कन्वर्सेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कभी थॉट्स, कभी इमोशंस, कभी जजमेंट्स, कभी लाइक डिसलाइक, कभी उसके आधार पर मन में बने हुए डिसीजंस, उसी के साथ जुड़ा हुआ सक्सेस फेल्यूर का भाव, ऐसे अलग अलग चीजें होंगी उस फोल्डर में। जैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ कन्वर्सेशंस होंगी। वैसे हर व्यक्ति का एक एक फोल्डर होता है। तो उसमें पास्ट में जो जो अनुभव हुए होंगे उसकी इम्प्रेशंस पड़ी हुई होंगी। तो कभी कभी कोई फोल्डर ना खुले, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना हो अपने जीवन में तो ये अलग अलग फोल्डर खुलते ही हैं। सपोज पैसे को लेके कुछ गड़बड़ हो गया तो पैसे का फोल्डर खुलेगा ही, या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अप्रसन्न घटना हुई तो एक फोल्डर खुलता है। So whichever folder opens up for you, if you learn to just empty it, delete it, उसके पीछे का एक रहस्य है। मन जितना खाली उतना ज्यादा प्रसन्न। प्रसन्न भी और फ्री भी। More empty the mind is, more happy and more free it is, and more available it is. कि उस विषय में तुम्हें जो अनुभव पैदा करना है, because the mind is free from the past, तुम वैसा अनुभव बना सकते हो। ये करके देखना। किसी के बारे में सपोज कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है और उससे उस तरह की धारणा बनी हुई, वो धारणा छोड़ी तो मन फ्री हुआ, तो उसी व्यक्ति के बारे में कोई और अनुभव भी पैदा कर सकते। प्रेम वाला अनुभव बना के देख लो। First step is to become empty, and second step is to invoke the flavors that you want. अच्छा, जैसे फिजिकल हेल्थ को लेके, तुम्हारे अनुभवों से तुम्हारे बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में कोई धारणा बनी हुई होगी ऑलरेडी। वो धारणा छोड़ो तो कोई और अनुभव बना सकते हो। यू कैन जनरेट ए न्यू एक्सपीरियंस। क्योंकि कॉन्शियसनेस कैसी है ना, अनुभवों से धारणाएं बनाते हैं हम, बट उन्हीं धारणाओं से उसी प्रकार के अनुभव भी बन रहे हैं। एक तरफ बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया पर प्रभाव कर रही है इम्प्रेशंस के रूप में, वैसे ही अंदर की दुनिया एक प्रोजेक्टर की तरह वही फिल्म करती जा रही है, वही प्रोजेक्ट करती जा रही है बाहर की दुनिया में। ऐसा है ये। और साइमल्टेनियसली हो रहा है ये। एज यू आर कलेक्टिंग इम्प्रेशंस, दे आर क्रिएटिंग योर बिलीव्स, they are creating your experiences too.
इसलिए करेजियसली अपने फोल्डर्स खोल के देख लेना चाहिए। आई लाइक दिस वर्ड, करेजियसली करना चाहिए। अपने जीवन के साथ खेल करने के लिए तैयार रहना। कभी कभी हम ऐसा मान लेते हैं कि मैं कैसे खेल खेल सकता हूं मेरे जीवन के साथ। तुम्हें लगेगा कहीं मेरा ईगो ना बढ़ जाए उसकी वजह से। कभी कभी अपने छोटेपन की वजह से हमें लगता है कि am I really capable of doing it? तो चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर लो। छोटेपन को थोड़ा और इलाबरेट करके बताएं, देखो ना इम्पोर्टेंट फैक्टर। जितना गहराई से तुम अपने आप को जानने लगोगे ना, ये जीवन का बहुत गहरा सत्य तुम्हारे सामने खुलेगा ही। The basic issue is of smallness. स्मॉलनेस के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। कभी कभी आई एम नॉट ओके वाला भाव जगता है, कभी कभी गिल्ट का भाव है अपने मन में, कुछ अपने से गलती हुई होगी उसको लेके गिल्टी फील करते हैं और स्मॉल फील करते हैं। कभी कभी किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं और कोई अपने से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा एबल नज़र आता है तो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। कभी कभी अपने अभी तक के किए हुए अनुभवों के आधार पर अपने बारे में जो धारणाएं बनी हुई हैं, सुन रहे हो कैसे? अपने बारे में जो धारणाएं बनी हुई हैं, उन धारणाओं में ये बिलीफ है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं। तो इनकैपेसिटेटेड फील करते हैं। उसका भी आप देखो ना, तो तुम कहते हो मेरे से इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाता। When you say I can't do it, what you are actually saying is so far I have not done it. Isn't it? Yes. अभी तक नहीं किया है हमने, लेकिन कैपेसिटी में नहीं है। ये सत्य है क्या? तो देखोगे कि नहीं, अगर अभी करना शुरू करें तो अभी होने लगेगा। सो ये अलग अलग फ्लेवर्स वाला स्मॉलनेस है। कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में, कभी आई एम नॉट ओके वाले भाव में, कभी मैं गलत हूं, मैं रॉन्ग हूं, मैं बेकार हूं, इस भाव में आता है वो ऊपर। कभी कभी मैं दुर्बल हूं,
किसी कोई मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, इस भाव में आता है। कभी कभी अपने खुद के बारे में लिमिटेड समझ के रूप में आता है ये स्मॉलनेस। और एक लेयर में अगर खोलूं इस स्मॉलनेस का, आई डोंट नो ये सबको समझ में आएगा कि नहीं। इस ब्रह्म को अगर हम सागर कहें तो उसी सागर में ये लहरें उठी हुई हैं जिनको हम जीव कहते हैं। एक स्तर पे लहर का अपना अस्तित्व है इंडिविजुअली, दूसरी लहर से भिन्न, दूसरी लहर से सेपरेट। लेकिन थोड़े से बड़े दृष्टिकोण से देखो तो लहर सागर ही तो है। घुसी नहीं बात बिल्कुल। जीव को जब जीव भाव है तब छोटापन है। जीव को जब ब्रह्म भाव का अनुभव हो गया, आत्म भाव का अनुभव हो गया, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो गया, आत्म इसी ब्रह्म के साथ एक होने का अनुभव हो गया। और मैं वो अनुभव की बात कह रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट ए आइडिया, एक कॉन्सेप्ट नहीं है ये। जैसे तुम अगर अपने आप को पिंच करो शरीर को तो दर्द का अनुभव होता है ना, उतना रियल एक्सपीरियंस है ये कि माय गॉड मैं ही तो ब्रह्म हूं। छोटेपन का एक और ये बहुत बड़ा फ्लेवर है, जीव को जीव होने में विश्वास हो जाना। तादात्म्य में हो जाना कि मैं तो एक छोटा सा जीव हूं। उसमें विश्वास, उस ब्रह्म भाव में, आत्म भाव में, उस लहर को सागर होने के अनुभव में रिस्ट्रिक्शन महसूस कराने वाला भाव है। ये एक और फ्लेवर है स्मॉलनेस का। आत्मभाव का, ब्रह्म भाव का अगर अनुभव कभी मिला होगा तो ये बात इमीडिएटली समझ में आ जाएगी। वो अनुभव नहीं मिला हो तो वो तुम्हारे लिए गाइडलाइन बन सकता है। तुम प्रार्थना कर सकते हो कि वो अनुभव दे दीजिएगा। Once you get the experience, तो रियलाइज हो ही जाएगा हाउ स्टूपिड दिस स्मॉलनेस इज। स्मॉलनेस के बीज में से निकला हुआ इन विकारों का वृक्ष अलग अलग रूप में दिखता है तुम्हें, जैसे डालियां हैं, पत्ते हैं।
वो दिखते कैसे हैं? तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। परत खोलते जाओ, all of them sprouting out of smallness and giving rise to more smallness. I know ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। पर्सनली सच्ची बताना, क्योंकि लोगों को समझ में आई ये बात तुरंत। फिर भी अगर चाहो तो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्व अध्याय करके देख लीजिएगा। काम वासना है या क्रोध है या लोभ है या मोह है, ये मद नाम का जो ईगो है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या मत्सर है जिसको जेलसी कहते हैं या ईर्ष्या कहते हैं, इन सभी के पीछे है क्या? तो स्मॉलनेस ही दिखेगा। अच्छा, एक तरफ इस स्मॉलनेस को पहचानते जाना और अपना जो हम रिलीज प्रोसेस करते हैं, पटारे खोल खोल के, फोल्डर्स खोल खोल के उनको खाली करते जाना, वो एक सुंदर प्रोसेस है, तरीका है। दूसरी तरफ जितना अपने आप को फैलाते जाते हैं उतना स्मॉलनेस का अनुभव कम होता जाता है। ये एक बात है। जैसे मैं अगर वही एग्जाम्पल लूं यहाँ की, इस ब्रह्म में ये जो जीव उठे हुए हैं, इस चेतना के सागर में जो लहरें उठी हुई, ये लहरें जितनी बड़ी होती जाएं उतना उसका सागर होने का अनुभव और गहरा होता जाता है। ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, बड़े होने का क्या प्रोसेस है? तो सत चढ़ाते जाना, चित चढ़ाते जाना, आनंद चढ़ाते जाना। इसको कभी खोलेंगे, ये सत, चित और आनंद का जो पटारा है। आई थिंक ये अगर समझ लेना एक बार, ये कैसा है पता है? जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख लो तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई कोई भी किताब पढ़ सकोगे। इट इज लाइक दिस। तो ये जीवन का जो बेसिस है, द बेसिक सब्सटेंस, सबस्ट्रेटम ऑफ द एग्जिस्टेंस, उसको समझना चाहिए। तो सडनली एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू। आई एम श्योर मेरे से कभी न कभी सुना होगा ही, तो एक रिवीजन जैसे हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक बहुत सुंदर एक्सप्लोरेशन है। देखिए, अगर बड़े एंगल से आप देखो ना इस ब्रह्म को, एकदम साइंटिफिकली समझ लेना इसको, तो ब्रह्म बना है 5 तत्वों से। इसका अगर और इंट्रिकेटली समझने का मन करे तो जैसे हबल टेलीस्कोप, जो दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है अभी तक, उसने जहां जहां नजर दौड़ाई अपनी,
उसको 500 अरब गैलेक्सीज नजर आई हैं अभी तक. You know why I sometimes go a little deeper into technical aspect of consciousness is because एक पॉइंट तक आपको स्पिरिचुअलिटी और साइंस ये अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन जैसे किसी भी फील्ड में या स्पिरिचुअलिटी में या साइंस में जैसे एक एक लेयर खोलते जाओ एक पॉइंट पर दोनों मर्ज हो जाते हैं. अद्भुत है. यानी कब साइंटिस्ट स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोलने लगे या कब स्पिरिचुअल मास्टर्स साइंस पर उतर आए, देयर इज नो डिमार्केशन. अमेजिंग है. जैसे एकदम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर इस एग्जिस्टेंस को समझें तो 500 अरब गैलेक्सीज अभी तक हबल टेलीस्कोप ने देखी है और उसके परे उसकी नजर पहुंची नहीं. माने कितनी एक्चुअली गैलेक्सीज हैं एग्जिस्टेंस में, वी हैव नो आइडिया. अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में देखो तो किसी भी शास्त्र में ये फैक्ट हजारों सालों पहले विदाउट यूजिंग एनी टेलीस्कोप ये लिखा हुआ है, अनंत ब्रह्म है. अच्छा, उन 500 अरब गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं. मिल्की वे गैलेक्सी में 250 अरब से ज्यादा तारे हैं, 250 बिलियन स्टार्स. उनमें से एक अपना सूर्य है. Oh my God. अच्छा, कुछ तारे सूरज के मुकाबले 10 लाख गुना बड़े हैं. 10 लाख. A million times bigger than our sun. यानी सूरज इज ए मॉडरेटली साइज्ड तारा इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी. कुछ गैलेक्सीज अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के मुकाबले 10 लाख गुना बड़ी गैलेक्सीज. Look at this humongous existence. And सूरज के आसपास 9 ग्रह घूम रहे हैं. उसमें जो थर्ड रॉक फ्रॉम द सन इज अवर अर्थ. उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. उसमें एशिया सबसे बड़ा, उसमें इंडिया है, उसमें हिमाचल प्रदेश है, उसमें मशहूरा है और इस सुंदर हॉल में बैठे हैं. अच्छा, एक पॉइंट पर आप देखें तो यानी एक बिंदु लगाने जितना भी एग्जिस्टेंस नहीं. और दूसरी तरफ हर माइंड के पास, हर जीव के पास ब्रह्म तक फैलने की ताकत है. दिस इज द ब्यूटी. और थिंग्स मूव करने की ताकत है. एब्सोल्युटली. अच्छा, उसका जो डायनामिक्स है, उसका जो इंट्रिकसीज है, उसका जो टेक्निकलिटी, वो समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं. जैसे जब साइंटिस्ट ने इस ब्रह्म के अंदर जो कुछ भी उनको दिखा उसको बड़े बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप्स के अंदर बड़ा कर करके देखते गए, वो दे सडनली रियलाइज्ड कि पूरा का पूरा ब्रह्म एटम्स से बना हुआ है. एनीथिंग दैट यू सी इन इट, वो जो मून पर से रॉक्स लाए थे ना, उसको भी उन्होंने माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखा तो वो भी बने हैं एटम्स से ही. अच्छा, एटम्स बने हैं 3 चीजों से. सबसे अंदर न्यूट्रॉन है, ऊपर प्रोटॉन्स लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. अच्छा, एटम्स जहां सबसे नजदीक आ गए हैं, जहां सबसे ज्यादा कंडेंसेशन हो गया एटम्स का, उसको पृथ्वी तत्व कहते हैं. उससे कम कंडेंसेशन जहां हुआ उसको जल तत्व कहते हैं. उससे कम कंडेंसेशन है एटम्स का, उसको वायु कहते हैं. उससे कम है अग्नि में और सबसे कम आकाश तत्व में. ये 5 तत्वों का बना हुआ खेल है पूरा का पूरा ब्रह्म. एवरीथिंग इन इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश.
नाउ एक और बड़ा मजेदार फैक्ट, एटम के लेवल पर एटम का जो न्यूक्लियस है ना, वो बना है अंदर, सबसे अंदर जो न्यूट्रॉन लगे हैं और उसके ऊपर प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, उससे एटम का न्यूक्लियस बनता है और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी खाली जगह है हर एटम में। उन्होंने एटम के न्यूक्लियस को तोड़ के देखा तो वहां पर भी बहुत सारी खाली जगह दिखी, अंदर भी, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, वो भी स्टेबल नहीं है, दे आर ऑल्सो रोटेटिंग इन देयर। उनको वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी खाली जगह है। माय पॉइंट इज द एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, ऊपर लगे हुए प्रोटॉन्स जिससे न्यूक्लियस बनता है, और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें भी बहुत सारी खाली जगह, न्यूक्लियस के अंदर भी और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स में भी। नाउ जब साइंटिस्ट ने इस खाली जगह को टैप किया, सेंसर्स डाले उसमें, दे रियलाइज कि ये खाली है ही नहीं, वहां प्योर एनर्जी है। मीनिंग पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस एनर्जी से बना हुआ है, क्योंकि बना है एटम्स से ही। एटम्स लग रहे हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उसके अंदर भी खाली जगह ही बहुत है। उस खाली जगह में ये एनर्जी है। आपने वो इक्वेशन सुना होगा ना, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये जो E है एनर्जी, वो इस खाली जगह में है। अच्छा, सब्सिक्वेंटली आप देखिएगा, जो पृथ्वी तत्व है या जल तत्व या वायु या अग्नि, इन चारों तत्वों में बहुत सारा आकाश तत्व। जब उन्होंने वो रेशियो निकाला कि आकाश तत्व कितना, यू विल बी रियली फ्लैबरगास्टेड। 99.7% आकाश तत्व है पूरे अस्तित्व। पूरा का पूरा खेल 0.3% से चल रहा है। जो दिख रहा है वो 0.3% के अंदर है, बाकी सब आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व में प्योर एनर्जी है। इस एनर्जी को हमारे ऋषि मुनियों ने कॉन्शियसनेस कहा है, चेतना कहा है। नाउ लुक एट द ब्यूटी। नो इलेक्ट्रॉन्स, नो प्रोटॉन्स, नो न्यूट्रॉन्स। इसकी समझ तो पहले थी नहीं, क्योंकि कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, ना कोई टेलीस्कोप था। बट ये समझ कि पूरा का पूरा ब्रह्म चेतना से बना हुआ है, और ये 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व उसी चेतना के अलग अलग स्वरूप हैं। ये 10,000 साल पहले ऋषि वशिष्ठ जी ने लिखा हुआ है। Yes. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, इनको आप अलग अलग कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, साइंस अभी अभी शुरू हुआ है, लास्ट 200-300 साल, 500 साल की बात होगी मैक्सिमम। बट द स्पिरिचुअलिटी, जिसमें इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने मेडिटेशन के दौरान जीवन के बहुत गहरे रहस्यों को एक्सप्लोर किया गया। सुन रहे हैं सर? Yes. डीपेस्ट ट्रुथ्स ऑफ लाइफ वेर फाउंड आउट, एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जिसको 4 वेद कहते हैं। हमारे शास्त्रों में है ना, 12 दर्शन बताए हैं, 12 दर्शन कहते हैं। 12 स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जिसके बाहर अस्तित्व का कोई सीक्रेट बचा ही नहीं। अस्तित्व के जो भी सीक्रेट्स हैं, माइन्यूटेस्ट लेवल के, इन 12 शास्त्रों के अंदर कहीं ना कहीं उसका उल्लेख हो ही जाएगा। एवरी सीक्रेट मेंशन्ड इन दिस 12 दर्शन कहते हैं उसको। इसमें 4 वेद हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को जो
जीवन का गाइडेंस दिया था, उसको योग वशिष्ठ कहते हैं। दिस इज द फिफ्थ वन। पतंजलि जी ने कॉन्शियसनेस को और गहराई से एनालिसिस करके हाउ डू द थॉट्स जनरेट इन द माइंड, इस लेवल तक का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। व्हाट जनरेट्स द थॉट? पतंजलि योग सूत्र, ये एक और फैंटास्टिक ग्रंथ है। फिर श्रीमद् भागवतम में इतना सुंदर वर्णन किया है, जो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं अभी। ये जो चेतना है ना, उसके अंदर 16 कलाएं हैं। साइंस यहां रुक गया, इसके आगे नहीं जा सका अभी तक। मे बी इन अ लिटिल व्हाइल इट विल गो ऑल्सो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इसके आगे का जो एनालिसिस है कि ये ब्रह्म पूरा चेतना से बना हुआ, और ये चेतना 3 एट्रीब्यूट्स वाली है। कहते हैं सत, चित, आनंद। और उस चेतना के अंदर जो कुछ भी है वो सब जीव ही जीव है, यानी ये भी जीव ही है, ये भी जीव ही है। लेकिन हर जीव का एवोल्यूशन में स्थिति अलग अलग है, स्टेज अलग अलग है। ब्रह्म पूरा चेतना से बना हुआ, उसमें ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और एवरीथिंग इज सोल्स। बट एवरी सोल हैज इट्स ओन स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। इस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन को उन्होंने योनिया कहा है। अलग अलग योनिया हैं। जैसे सबसे इनिशियल योनि कहते हैं शीला योनि, पत्थरों की दुनिया। उससे आगे चल के वृक्ष योनि कहते हैं, जहां पौधे हैं, यानी उसमें अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन से लेके बड़े बड़े वृक्षों तक पूरा का पूरा वो वृक्ष योनि के है। उसके परे है कीटक योनि, जिसमें मूवमेंट भी है। उसके परे पक्षियों की योनि है। उसके परे प्राणी योनि में कितने हजारों प्रकार के प्राणी हैं। उसके परे इंसानों की योनि है, मनुष्य योनि कहते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद भी एवोल्यूशन के प्रोसेस में अब देखोगे इतने सारे मनुष्य योनि वाले जीव बैठे हैं यहां, लेकिन हर जीव का एवोल्यूशन में स्टेज एकदम ही अलग अलग है। Isn't it? Yes. किसी को इस बात में बहुत ज्यादा रस आ रहा होगा, किसी को ये बोरिंग लग रहा होगा। हर जीव की अपनी अपनी स्थिति के मुताबिक इन शब्दों की समझ अलग अलग होगी। Rishi, within the kinds of pathars also, and there are all different. Absolutely. आप जैसे प्राणी योनि को देख लीजिए, हजारों प्रकार के प्राणी। प्राणी योनि में भी आप गौर से देखो, सपोज मैं श्वान योनि कहता हूं, डॉग्स की योनि है, उसमें भी देखो कितने प्रकार के डॉग्स। अच्छा, हरेक का अपना जेनेटिक मैपिंग एकदम अलग अलग। शक्लें भी अलग अलग। एब्सोल्युटली। अब ये देखिए, लैब्राडोर भी डॉग है और पोमरेनियन भी डॉग है, एंड एक फेरोशियस डॉबरमन भी डॉग है। लेकिन लैब्राडोर को आप कितना भी ट्रेनिंग दे दोगे, वो पोमरेनियन जैसा कभी भी बिहेव नहीं कर पाएगा। Yes. एक डॉबरमन को कितना भी टेम कर लो, वो लैब्राडोर जैसा लविंग नहीं बन पाएगा कभी भी। वैसे ही आप इंसानों की योनियां देख लीजिएगा। हम जो है ना इंडियंस, उनका जो स्पीशीज है वो कॉकेशियंस के मुकाबले एकदम ही अलग स्पीशीज है।
कोकेशियंस का, व्हाइट स्किन जो लोग हैं, उनका सोचने का, जीने का, उनका खाने पीने का, उनका एटीट्यूड का पूरा ढांचा अलग है. It is not that they are ahead and we are behind, or we are ahead and they are behind. It is a parallel yonis, different species altogether. ऐसा ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है. अच्छा, इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को अगर सपोज, जैसे मैं फिर से एक बार कहूं, 500 बिलियन गैलेक्सीज हमने देखी, उनमें जो भी जीव हैं, हर जीव का अपना अपना एवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन हर एक जीव की चेतना इंडिविजुअल चेतना, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, कलेक्टिव चेतना, जिसको परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं. इंडिविजुअल चेतना हो या कलेक्टिव चेतना हो, चेतना बनी है 3 एट्रीब्यूट्स वाली, सत, चित और आनंद. अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप देखो, इस मैक्रो अंडरस्टैंडिंग को हम माइक्रो पर ले आए हैं. अब एक जीव का जीवन देखेंगे, तो ये लाखों जन्मों से इवॉल्व होते 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 आज इन शरीरों के साथ हम यहां बैठे हैं. Isn't it? Yes. अच्छा, आप अपने अनुभव से इस सत, चित और आनंद को समझ लीजिएगा. तुम अपने अनुभव को देख लो तो सत को समझो ना, तुम्हें जानने की एबिलिटी ऑलरेडी समहाउ बनाने वाले ने दी हुई है अंदर. यू ऑलरेडी हैव द एबिलिटी टू नो, यू ऑल्सो हैव द डिजायर टू नो. तुम जानना चाहते भी हो ही अपने आप ही, वो जानबूझ के पैदा नहीं करना पड़ता. जैसे ही कुछ जानने योग्य चीज लगती है, अपने आप ही जानने की इच्छा जागृत होती है. जानने की क्षमता भी, जानने की इच्छा भी, और तुम ऑलरेडी जान रहे हो. जानते 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 यहां तक पहुंचे हो. इस नोइंगनेस को सत कहते हैं, इस ज्ञान को सत कहते हैं. ज्ञान यानी क्या? अनुभव करने की ताकत भी है, अनुभव करने की इच्छा भी है, और अनुभव कर ही रहे हैं. इसको ज्ञान कहते हैं. द नोइंगनेस इज सत. अच्छा, चित्त को समझो, अलाइवनेस इज चित्त. आप देखेंगे कभी कभी, जैसे प्राणायाम करने के बाद या सुदर्शन क्रिया के बाद एक शरीर में झंझनाहट होती है. कहीं कहीं भी होगा. अच्छा, अभी अगर आप अनुभव कर लो, अपनी हथेलियों को अगर ऊपर की तरफ खुला करोगे, ये करके देख लेना ना, आंखें खुली रखना, नजर मेरी तरफ रखना, और अपनी हथेलियों को फील करो. यू कैन फील द फ्लो ऑफ एनर्जी देयर. ये चित्त है. द अलाइवनेस इज चित्त. उसको प्राण कह लो, उसको शक्ति कह लो, कुंडलिनी शक्ति कह सकते हो, ऊर्जा कह सकते हो. ये सब जो अलाइवनेस है वो चित्त है. और आनंद माने, तुम देखो तुम्हारे अंदर प्रसन्नता का भाव ऑलरेडी है ही. तुम्हें अप्रसन्नता के अनुभव के लिए कोई कारण की जरूरत पड़ेगी. When you have a reason to feel unhappy, उन मोमेंट्स के लिए तुम अनहैप्पी फील करते हो. कोई रीजन नहीं होता अनहैप्पीनेस का ना, तो हैप्पी ही होते हो. क्योंकि प्रसन्नता तुम्हारी चेतना में ऑलरेडी इनग्रेन्ड है. सत से, चित्त से और आनंद से हम बने हैं. इस प्रसन्नता को आनंद कहते हैं. अच्छा, इस आनंद को आप देखोगे, अलग अलग समय पर अलग अलग फ्लेवर वाला आनंद जगता है तुम्हें. कभी कभी प्रेम जगता है और आनंद होता है.
कभी कभी वीर रस जगता है और बहुत आनंदित होते हो, कभी कभी करुणा जगती है तुम में, आंखों में आंसू होंगे बट आनंदमय होता है। माय पॉइंट इज दिस, ये आनंद वाला जो एक अस्तित्व है अपना, ये 3 एट्रीब्यूट्स वाली अपनी चेतना है, सत, चित और आनंद। अच्छा, जैसे सपोज मैं ये क्लॉथ फील कर रहा हूं, तो ये जीव इस जीव को फील कर रहा है, वैसे ही ये जीव इस जीव को भी फील कर रहा है, लेकिन इसका अनुभव इसकी एवोल्यूशन की स्थिति के मुताबिक तय होगा, इसका अनुभव इसकी एवोल्यूशन की स्थिति के मुताबिक तय होगा। एज वी फील द एयर also feels us, but its experience is according to its stage of evolution. This is how it is. अच्छा, ये जो प्रोसेस चल रहा है एवोल्यूशन का, इसको भी समझ लीजिए। एवोल्यूशन माने क्या है? तो वंस अगेन यू विल रियलाइज, लेसर सत, लेसर चित, लेसर आनंद से हायर सत, हायर चित, हायर आनंद पर जीवन जीना, इसी को तो एवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, तुम्हारे जीवन के किसी भी कार्य को देख लोगे, सुबह से लेकर रात तक, मनसा वाचा या कर्मणा, तुम जो कार्य कर रहे हो, मनसा वाचा या कर्मणा, तुम जो कार्य कर रहे हो, उन कार्यों के पीछे क्या पर्पस है भाई? व्हाई आर यू डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग? तो तुम देखोगे कुछ कार्य तुम सत के लिए कर रहे होगे, कुछ कार्य चित्त बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कुछ कार्य आनंद बढ़ाने के लिए कर रहे हो। My point is this, whatever you are doing in your life is also driven by Sat, Chit and Anand. My point is, something that is your very nature, Sat, Chit और आनंद, ये तुम्हारा स्वभाव भी है और तुम्हारे जीवन का ड्राइविंग फोर्स भी है। और उसी प्रोसेस को एवोल्यूशन का प्रोसेस भी कहते हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा जानते जाओगे, एवोल्यूशन हो रहा है। ज्यादा हायर एनर्जी का अनुभव करते जाओ, एवोल्यूशन हो रहा है। ज्यादा आनंद का अनुभव करते जाओ, एवोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, खेल देखो कैसा है। कोई जीव अपनी तरफ से कुछ करे या ना करे, नेचर अपने आप ही इवॉल्व कर रहा है। द प्रकृति अपने आप ही एवोल्यूशन कर रही है। करते 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 यहां पहुंच गए। हमने ज्यादा कुछ किया हो याद तो नहीं आ रहा, पर पहुंच गए, isn't it? वैसे ही अभी हम कुछ भी ना करें इस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के लिए, फिर भी एवोल्यूशन तो अपने आप ही तुम्हें लेके जाएगा। अच्छा, इस जन्म मृत्यु को भी समझ लेना। जन्म माने क्या? तो इस जीव ने ये शरीर लिया तो ये जन्म मिला, इस जीव ने ये शरीर छोड़ दिया तो मृत्यु होगी कहते हैं। ये शरीर लेना या शरीर छोड़ देना, जिसको जन्म मृत्यु कह रहे हैं, वो भी हमने लाखों बार किया है, कोई बड़ी बात नहीं। यस? अच्छा, इस ब्रह्म के एंगल से हमने ये समझा, सत, चित और आनंद से बनी हुई ये चेतना है। परमात्मा भी उसी से बना हुआ, जीवात्मा भी उसी से बना हुआ। और एक एक जीव का जीवन देखें, लाखों जन्मों से जीवन चला आ रहा है। अच्छा, इस जीवन को और इंट्रिकेटली समझना हो, तुम देखोगे 2 आयामों वाला जीवन दिखेगा तुम्हें। देयर आर 2 डायमेंशंस टू योर लाइफ, टाइम एंड स्पेस, देश और काल। इसमें एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग व्याप्त हो गया। लोग ये समझ रहे हैं कि मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टाइम जा रहा है और इवेंट्स हो रहे हैं स्पेस में। यस, ये ज्यादा हो गया।
हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है जीवन का कि ये मोमेंट टू मोमेंट जीवन जा रहा है और हर मोमेंट में घटनाएं घट रही हैं, राइट? लेकिन तुम गौर से देखो, टाइम इज नॉट ए चेंजिंग एंटिटी, स्पेस इज चेंजिंग एंटिटी, टाइम इज एटर्नली नाउ। ये नाव तो कभी भी नहीं बदला। इस नाव को समझना हो ना, तो नाव को ये मोमेंट टू मोमेंट लीनियर टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसको थोड़ा सा ड्रॉप करके तुम समय को ऐसा समझो जैसे एक अदृश्य गोला है जिसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस गोला है अब का, जिसके अंदर टिक 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 स्पेस बदल रहा है। दिस इज व्हाट द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस हैज टू ऑफर टू यू। माय पॉइंट इज दिस, देखिए हम कहते हैं टुमारो या डे आफ्टर या 2 घंटे बाद, तो हमें लगता है हम टाइम नाप रहे हैं, राइट? Yes. बट एक्चुअली ये टाइम का डायमेंशन है ही नहीं। टुमारो माने क्या? हम पृथ्वी पर जिस पॉइंट पर हैं वो घूमते घूमते फिर से एक बार सूर्य के सामने आएगी, तब ऑल दैट चेंज इज इन द स्पेस डोमेन। Absolutely. टाइम इज एटर्नली नाउ। ये नाउ तो कभी भी नहीं बदला और कभी बदलेगा भी नहीं। हम कन्वीनियंस के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते रहे, पास्ट फ्यूचर टू मोमेंट टू मोमेंट, 2 घंटे बाद, 200 सालों के बाद, all that we will continue to use as convenience, but the understanding is that साल या दिन या आवर्स या सेकंड्स ये टाइम के मापदंड नहीं है, ये चेंज ऑफ स्पेस के मापदंड है। चेंज ऑफ स्पेस के मेजरमेंट्स हैं, उसको डिफाइन किया हुआ है। देखो, पृथ्वी अपने आप के आसपास 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो उसको डिवाइड कर लिया है 24 में। फिर उस 24 को भी और छोटे छोटे डिविजन्स कर लिए तो मिनट्स बने, उस मिनट्स को भी छोटे छोटे डिवीजन कर लिए तो सेकेंड्स बने हैं। देखो, टिक 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 टिक, पृथ्वी चेंज हो रही है। It's all a change of space. Change of space. Isn't it? It's not a change of time. Time is eternally now. Now को आप ऐसा समझो जैसे एक बड़ा सा अदृश्य सा गोला है जिसके अंदर सब कुछ बदल रहा है। इसलिए भगवत गीता में इतना ब्यूटीफुली इसको वर्णन किया। भगवान कह रहे हैं मैं समय हूं। मैं समय हूं माने भगवान श्री कृष्ण समय है ये नहीं, द सेल्फ इज द टाइम। ब्रह्म ही समय, वही सेल्फ भी, वही गुरु भी, वही ईश्वर भी। तुम्हें अलग अलग, तुम्हारा मन अलग अलग फ्लेवर्स में हो तब तुम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हो। तुम्हारे मन में भक्ति जगी हो तो तुम उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भगवान कहते हो। तुम्हारा मन साइंटिफिक मोड में हो तो तुम उसको यूनिवर्स कहते हो। तुम्हारा मन ज्ञान के मोड में हो तो तुम कहते हो ओ दिस इज व्हाट द सेल्फ इज। आत्मज्ञान से तुम देखो मैं ही तो ब्रह्म हूं ये कहोगे। इट्स जस्ट सिनोनिम्स, गुरु, गॉड, सेल्फ, टाइम, just different names given to the same entity. So that is Kalas God. इसको महाकाल कहते हैं। But for the convenience sake, we will continue to use the same terminology. सबको ये समझाने नहीं जा सकेंगे कि समय नहीं बदल रहा, देश बदल रहा है। स्पेस, देश बदल, the space that is changing. अच्छा, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप एक एक जीव का जीवन देखेंगे तो मोमेंट टू मोमेंट जीवन नहीं है,
जीवन इवेंट टू इवेंट टू इवेंट टू इवेंट। Yes. कभी शरीर मिला तो जन्म कहते हैं, वो भी एक इवेंट है। और शरीर छूटा। कभी शरीर छूटा तो मृत्यु कह रहे हैं, वो भी एक इवेंट है। ऐसी लाखों करोड़ों अरबों अनकाउंटेबल इवेंट्स पास करते 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 इस इवेंट में अभी हम यहाँ बैठे। Awesome. यस Yes. अच्छा, इस इवेंट में या मैं कहूंगा हर इवेंट को देखते देखते यहां तक पहुंचे। हर इवेंट को देखोगे तो इंडिविजुअली आप देखें, आपका दो विभागों वाला जीवन दिखेगा आपको। एक तुम्हारी बाहर की दुनिया है और दूसरी तुम्हारी अंदर की दुनिया है। आउटर स्पेस और इनर स्पेस। आउटर स्पेस इज मेड अप ऑफ पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बाहर की दुनिया बनी है। अंदर की तुम्हारी दुनिया बनी है, 7 सेक्शंस वाली है तुम्हारी अंदर की दुनिया। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाला जीव। जीव। Yes. Yes. यस Yes. अच्छा, it is an interaction of outer world and your inner world, what we call life is. But this interaction is not limited to just having the body. ये शरीर छूटा, आप देखिए इन 7 सेक्शंस को, तो जो सेकंड सेक्शन है ब्रेथ, जैसे सांस टूटी शरीर खत्म, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो तुम्हारे साथ, इस जीव के साथ जुड़े हुए हैं, वो एग्जैक्टली वैसी ही स्थिति में आगे चलने वाले हैं। Yes. Isn't it? Yes. अच्छा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अगर आपको और इंट्रिकेटली समझना हो, इन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के खेल को समझते जाओगे ना, यू विल रियलाइज एक खतरनाक चीज समझ में आएगी तुम्हें। सुन रहे हो? Yes. कि हर जीव अपनी अपनी सृष्टि खुद बना रहा है। Absolutely. हर जीव अपनी अपनी सृष्टि का अनुभव भी खुद बना रहा है। Yes. Very good. कितने लोगों का मन है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार Yes, को yes. एक्सप्लोर करने का? Yes. बच्चों को थोड़ा सा पीछे जाके अगर इवेंट्स वाला जो चीज है, टाइम और इवेंट्स वाला, जो टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस, जो टाइम का हमारी अंडरस्टैंडिंग की जो एक्चुअल इवेंट्स की चीज है, उससे हम प्रोसेस ऑफ एजिंग को कैसे रिलेट कर सकते? ऐसा समझो जिसको तुम टाइम समझ रहे थे वही चेंज ऑफ इवेंट्स है। तो तुम जैसे कहते हो ना कि 50 साल का व्यक्ति हो गया तो बूढ़ा होने लगा, उतने सारे इवेंट्स हुए। इतने सारे इवेंट्स हुए, और हर इवेंट में बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया पर इफेक्ट, अंदर की दुनिया का बाहर की दुनिया पर इफेक्ट, और इन इफेक्ट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अंदर की दुनिया पे जो हम इम्प्रेशंस
ले रहे हैं या होने दे रहे हैं, मेक इट हैपन, लेट इट, उसको कंट्रोल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प। जैसे तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार को और गहराई से इंट्रिकेटली समझ लोगे ना, यू विल रियलाइज कि बाहर की दुनिया का जो इन्फ्लुएंस है ना, उसका महत्व 5% भी नहीं। Yes. So what is going in? Yes. हम बात करेंगे इसके Please, बारे में। please. You know, मेरे बहुत सारे जो आप 16 कलाओं के बारे में बोल रहे हैं उसके हाँ, बारे में झूठ। भी- जरूर बात। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का हाईएस्ट स्टेज है वो, जो तुम्हारे अंदर की 16 की 16 कलाएं फुल्ली ब्लॉसम्ड स्थिति में तुम अनुभव कर पाओ।